स्वागत है। आज हम तेल और गैस की दुनिया के एक ऐसे अहम किरदार पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन जिनके बिना शायद काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं रिगर की, और हमारे पास जुबैर अहमद का एक काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च पेपर है जो ख़ास तौर पर अरामको और साबिक जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके स्टैंडर्ड्स पर फोकस करता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिगर असल में क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती हैं, और हाँ, इस काम के लिए क्या स्किल्स और सर्टिफिकेशन चाहिए। सोचिए ज़रा, करोड़ों अरबों के उपकरण, हजारों लोगों की सेफ्टी, सब कुछ इन पेशेवरों के सटीक काम पर निर्भर करता है। तो चलिए जुबैर अहमद के इस शोध के जरिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में एक रिगर होता कौन है। ये सिर्फ वजन उठाने वाले मजदूर तो नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिगर शब्द शायद थोड़ा अधूरा है। ये असल में उच्च कुशल पेशेवर होते हैं। अच्छा। हाँ, इनका काम है ग्रेन, हॉइस्ट और दूसरे जो स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल करके भारी भरकम सामान, मशीनें, यहाँ तक कि पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स, इनको सुरक्षित तरीके से उठाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और बिल्कुल सही जगह पर बिठाना। तेल और गैस इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना बड़े प्रोजेक्ट्स हो ही नहीं सकते। और जब आप जिम्मेदारियां कहते हैं तो इसमें क्या क्या शामिल है? सिर्फ हुक लगाना और उठाना तो नहीं होगा? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो आता है उपकरणों का बहुत बारीकी से निरीक्षण। हर स्लिंग, हर शैकल, हर हुक, यहाँ तक कि क्रेन की भी जांच। जरा सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। सही बात है। फिर आती है लोड की प्लानिंग। जो सामान उठाना है उसका वजन कितना है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, उसे उठाने का सबसे सेफ और सही तरीका क्या होगा। ये सब कैलकुलेशंस उन्हें करनी पड़ती हैं। अच्छा, कैलकुलेशंस भी। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। क्रेन ऑपरेटर, साइट सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, इन सब के साथ लगातार तालमेल। हर लिफ्ट से पहले रिस्क असेसमेंट करना, सुरक्षा के उपाय तय करना, ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। और कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड हैंड सिग्नल्स और रेडियो का सही इस्तेमाल करना। और शायद सबसे ज़रूरी, ये पक्का करना कि हर काम इंडस्ट्री और कंपनी के जो सख्त मानक हैं उनके हिसाब से हो। जैसे आपने कहा, अरामको और साबिक के अपने मानक हैं। हाँ, आपने अरामको और साबिक का जिक्र किया। इन बड़ी परियोजनाओं में रिगिंग इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है? जुबैर अहमद के शोध में ज़रूर कुछ उदाहरण होंगे इसके। हाँ, बिल्कुल हैं। देखिए, ये सिर्फ वजन उठाना नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग है एक तरह से। आप उपकरण लगाने और उनके रखरखाव के बारे में सोचिए। हीट एक्सचेंजर, ये 50 से 200 टन तक के हो सकते हैं और इनकी बनावट भी काफ़ी जटिल होती है। थोड़ी सी गड़बड़ से लाखों का नुकसान हो सकता है। 200 टन? बाप रे। हाँ, फिर प्रेशर वेसल, बड़े बड़े रिएक्टर और सेपरेटर होते हैं जिन्हें मिलीमीटर की सटीकता से उनकी जगह पर बिठाना होता है। कंप्रेसर और टरबाइन, ये तो बहुत ही महंगे रोटेटिंग इक्विपमेंट होते हैं। इनको उठाते और रखते समय जरा भी झटका या कंपन नहीं लगना चाहिए। हाँ। पाइप रैक और मॉड्यूल, ये पहले से तैयार बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं जिन्हें उठाकर सही जगह फिट करना होता है। स्टोरेज टैंक, चाहे वो एटमॉस्फेरिक हों या प्रेशराइज्ड, इन बड़े टैंकों को संभालना भी इन्हीं का काम है। और ये सिर्फ नया प्लांट बनाने की बात नहीं है। जब प्लांट में शटडाउन या टर्न अराउंड होता है, मेंटेनेंस के लिए जब प्लांट बंद होता है, हाँ, तब पुराने उपकरण निकालना, नए लगाना, मॉड्यूलर हिस्सों को बदलना, ये सब काम रिगर्स की महारत के बिना हो ही नहीं सकता। ईपीसी प्रोजेक्ट्स में तो ये कंस्ट्रक्शन से लेकर कमीशनिंग और क्वालिटी एश्योरेंस तक हर स्टेज पर जरूरी होते हैं। ये तो हुई इसकी तकनीकी अहमियत, लेकिन इसका आर्थिक और सुरक्षा पहलू वो भी तो बहुत बड़ा होगा, जैसा आपने शुरू में कहा था। आर्थिक पहलू तो वाकई सोचने वाला है। जैसा मैंने कहा, एक एक उपकरण की कीमत ही 1 मिलियन से 50 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। यानी करोड़ों में। हाँ, करोड़ों अरबों में। अगर रिगिंग में कोई गलती हुई और उपकरण डैमेज हो गया तो सीधा करोड़ों का नुकसान। और अगर रिगिंग की प्लानिंग या काम में देरी हुई तो पूरा प्रोजेक्ट लेट होता है। एक दिन का अनियोजित शटडाउन, बिना प्लान के अगर काम रुक गया, हाँ, तो उसकी लागत $100,000 से $500,000 तक जा सकती है। बाप रे, एक दिन की? हाँ, एक दिन की। और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो पैसों के नुकसान के साथ साथ कानूनी कार्रवाई, कंपनी की इमेज खराब होना, वो सब अलग। सही रिगिंग प्रैक्टिस से इंश्योरेंस का खर्चा भी कम रहता है। और सुरक्षा की बात करें तो वो शायद सबसे अहम है।
आंकड़े बताते हैं कि इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका बड़ा हिस्सा करीब 25 से 30% भारी सामान उठाने वाले कामों से जुड़ा होता है। इतना ज्यादा? हाँ, तो सही रिगिंग तकनीकें और प्रोसेस न सिर्फ गंभीर चोटों और दुर्भाग्य से मौत तक को रोकती हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करती हैं। सोचिए अगर कोई ऐसा कंटेनर गिर जाए जिसमें खतरनाक केमिकल हों। हाँ बिल्कुल। साथ ही ओशा जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं और कंपनी के खुद के जो कड़े सुरक्षा नियम हैं, उनका पालन करवाना भी रिगर्स की जिम्मेदारी का हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां तो वाकई बहुत बड़ी हैं। अब थोड़ा आरामको और साबिक पर आते हैं। उनके यहाँ रिगर्स के लिए क्या खास जरूरतें होती हैं, खासकर लिफ्ट से पहले जो इंस्पेक्शन होता है उसको लेकर? उनके मानक तो बहुत सख्त होंगे। हाँ, आरामको और साबिक जैसे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनके मानक बहुत डिटेल्ड और बहुत सख्त होते हैं। वो कोई कसर नहीं छोड़ते। रिगर्स को हर लिफ्ट से पहले बहुत ग्रुंडलिश मतलब व्यापक निरीक्षण करने होते हैं। जैसे? क्या क्या देखते हैं उसमें? इसमें शामिल है रोजाना का विजुअल इंस्पेक्शन। हर दिन क्रेन, सारे रिगिंग हार्डवेयर, स्लिंग, शैकल, हुक वगैरह की आंखों से जांच करना और उसे लॉग बुक में लिखना। अगर जरा सी भी कमी दिखे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना होता है और उस चीज को इस्तेमाल से हटा दिया जाता है, उस पर खराब का टैग लगाकर। अच्छा। फिर होता है डिटेल्ड कंपोनेंट इंस्पेक्शन, जैसे वायर रोप स्लिंग की जांच करते समय ASME 30.9 जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। वो बताते हैं कि कितने तार टूटे होने पर रस्सी असुरक्षित है, रस्सी कितनी घिस गई है, ये सब मापना पड़ता है। चेन स्लिंग की हर कड़ी की जांच होती है, कहीं घिसाव तो नहीं, कोई क्रैक तो नहीं, कड़ी खिंच तो नहीं गई है। सिंथेटिक स्लिंग जैसे नायलॉन या पॉलिस्टर वाली, उनमें कोई कट, रगड़, धूप से खराबी या सिलाई की हालत देखी जाती है। शैकल और दूसरे हार्डवेयर के पिन, उनकी कैपेसिटी मार्किंग, सब कुछ जांचा जाता है। और क्रेन की भी जांच होती होगी? हाँ, क्रेन का प्री ऑपरेशनल चेक भी होता है। उसके स्ट्रक्चरल हिस्से जैसे बूम, आउटरिगर, मैकेनिकल सिस्टम जैसे वायर रोप, ब्रेक और सबसे जरूरी सेफ्टी सिस्टम जैसे लोड मूवमेंट इंडिकेटर जो बताता है कि क्रेन सेफ लिमिट में है या नहीं, और वार्निंग सिस्टम, इन सब की जांच बहुत जरूरी है। इतनी जांच के बाद फिर जो ऑपरेशन टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी हो जाता होगा? ये अकेले तो नहीं हो सकता? कोऑर्डिनेशन इस काम का आधार है, खासकर क्रेन ऑपरेटर के साथ। हर लिफ्ट से पहले एक प्री लिफ्ट मीटिंग होती है। ओके। इसमें रिगर, क्रेन ऑपरेटर, सुपरवाइजर सब शामिल होते हैं। लिफ्ट का पूरा प्लान रिव्यू होता है, लोड के वजन की दोबारा पुष्टि होती है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, हैंड सिग्नल या रेडियो, ये तय होता है, मौसम कैसा है, ये सब देखा जाता है। लिफ्ट के दौरान रिगर ही मेन सिग्नल देने वाला व्यक्ति होता है। वो लगातार लोड पर नजर रखता है, ऑपरेटर को निर्देश देता है और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। उसे आप एक तरह से लिफ्ट डायरेक्टर कह सकते हैं। लिफ्ट डायरेक्टर। हाँ, और सुपरवाइजर और सेफ्टी ऑफिसर के साथ भी उतना ही गहरा तालमेल चाहिए। काम शुरू करने से पहले वर्क परमिट लेना, ये पक्का करना कि सही इक्विपमेंट और लोग मौजूद हैं, रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना, सेफ्टी ब्रीफिंग यानी टूल बॉक्स टॉक में हिस्सा लेना, और अगर कोई छोटी मोटी घटना यानी नियर मिस भी होती है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग करना, ये सब इसी कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। ये इंस्पेक्शन और कोऑर्डिनेशन की प्रक्रियाएं तो काफी डिटेल्ड हैं। इन सबको गाइड करने वाले असल मानक क्या है, जैसे अरामको और साबिक में, और उनका पालन कैसे पक्का किया जाता है? अरामको के अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे GI 8.001। ये सामान उठाने और संभालने के कामों के लिए सेफ्टी की ज़रूरतों को बहुत विस्तार से बताते हैं। इसी में क्रिटिकल लिफ्ट की परिभाषा भी दी गई है। क्रिटिकल लिफ्ट मतलब? मतलब ऐसी लिफ्ट जो या तो बहुत ज़्यादा भारी हों, जैसे क्रेन की क्षमता के 75-80% से ज़्यादा, या बहुत जटिल हों, जैसे एक से ज़्यादा क्रेन का इस्तेमाल हो रहा हो, या जिनमें जोखिम ज्यादा हो, जैसे किसी चालू यूनिट के ऊपर से कुछ उठाना। अच्छा, समझ गई। तो इन मानकों में साफ लिखा है कि ऐसे कामों के लिए केवल क्वालिफाइड और सर्टिफाइड लोग ही लगाए जा सकते हैं, और मुश्किल लिफ्ट के लिए डिटेल्ड लिफ्ट प्लान बनाकर उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। इन मानकों में कई चीजें आती हैं। पहला, कर्मियों की योग्यता, मतलब रिगर का सर्टिफिकेशन कौन सी लेवल का है, क्या वो मेडिकली फिट है, उसकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, उपकरण के मानक, क्या सभी उपकरणों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है, लोड टेस्टिंग हुई है, क्या उन पर सही कलर कोड लगा है जो बताता है कि उनका इंस्पेक्शन कब हुआ था। कलर कोडिंग भी? हाँ, कलर कोडिंग से पता चलता है कि इंस्पेक्शन अप टू डेट है या नहीं। तीसरा, ऑपरेशनल प्रक्रियाएं, क्या काम का परमिट लिया गया है, मौसम की सीमाएं जैसे हवा की गति
उसका ध्यान रखा जा रहा है? क्या लिफ्ट एरिया के चारों ओर सेफ्टी जोन बनाया गया है? साबिक का नजरिया थोड़ा और रिस्क बेस्ड है। वो पहले खतरे को पहचानते हैं, फिर रिस्क का अंदाजा लगाते हैं और फिर उस रिस्क को कम करने के लिए कंट्रोल मेजर्स लागू करते हैं। वो मैनेजमेंट ऑफ चेंज MOC पर भी बहुत जोर देते हैं। मतलब अगर प्रोसेस, इक्विपमेंट या लोगों में कोई भी बदलाव होता है तो उसके रिस्क का दोबारा मूल्यांकन किया जाता है। ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट उनके सिस्टम का अहम हिस्सा है। साथ ही TSIST जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। TSIST? हाँ, टूल बॉक्स टॉक और सेफ्टी टाइम आउट फॉर इंसिडेंट्स। टूल बॉक्स टॉक रोजाना काम शुरू करने से पहले छोटी सेफ्टी मीटिंग होती है और सेफ्टी टाइम आउट का मतलब है कि अगर काम के दौरान कुछ भी असुरक्षित लगे तो तुरंत काम रोककर उसे ठीक किया जाए। एक और जरूरी प्रक्रिया है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, JSA। इसमें रिगर्स एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। काम शुरू करने से पहले पूरे काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा जाता है। फिर हर स्टेप से जुड़े खतरों को पहचाना जाता है। उसके बाद हर खतरे से जुड़े रिस्क का आकलन होता है, मतलब वो कितना गंभीर हो सकता है और उसके होने की कितनी संभावना है। और आखिर में उन रिस्क्स को कम करने या खत्म करने के लिए कंट्रोल मेजर्स तय किए जाते हैं। ये सब लिखा पढ़ी में होता है। आपने कम्युनिकेशन की बात की थी, हैंड सिग्नल्स और रेडियो, ये कितने स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं? क्या सब जगह एक जैसे होते हैं? हाँ, ये पूरी तरह स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। रिगर्स को इंटरनेशनल लेवल पर जो मान्य क्रेन हैंड सिग्नल्स हैं उनमें पूरी तरह माहिर होना चाहिए। जैसे कौन कौन से सिग्नल? देखिए, बेसिक सिग्नल तो होते हैं होइस्ट, ऊपर उठाना, लोअर, नीचे करना, स्विंग, बूम को दाएं बाएं घुमाना, स्टॉप, रोकना, और इमरजेंसी स्टॉप, तुरंत सब कुछ रोकना। ये सिग्नल बिल्कुल साफ और दूर से दिखने वाले होने चाहिए। इसके अलावा एडवांस सिग्नल भी होते हैं, जैसे बूम को ऊपर उठाना या नीचे करना, क्रेन को आगे या पीछे चलाना जिसे ट्रैवल कहते हैं, बूम की लंबाई बढ़ाना या कम करना। और रेडियो? रेडियो कम्युनिकेशन के भी अपने प्रोटोकॉल हैं। इसमें साफ पहचान बताना कि कौन बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन को सुनकर दोहराना कंफर्म करने के लिए, इमरजेंसी मैसेज को प्रायोरिटी देना और एक स्टैंडर्ड भाषा, आमतौर पर अंग्रेजी, का इस्तेमाल करना शामिल है। कई बार साइट पर इतना शोर होता है कि हैंड सिग्नल दिखते नहीं, तब रेडियो ही काम आता है। सुरक्षित काम करने के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि रिस्क असेसमेंट के दौरान माहौल का आकलन भी जरूरी है। हवा कितनी तेज है, जमीन समतल और मजबूत है या नहीं, आसपास या ऊपर कोई रुकावट जैसे बिजली की लाइनें तो नहीं है, लोड का सही आकलन, वजन कंफर्म करना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाना और क्या लोड उठाते समय स्टेबल रहेगा, ये सब देखना होता है। और जाहिर है उपकरण का आकलन, क्या क्रेन की क्षमता काफ़ी है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन सही है। सुरक्षित उठाने के सिद्धांतों में यह भी आता है कि लोड को धीरे धीरे उठाया जाए और स्पीड को कंट्रोल में रखा जाए ताकि कोई झटका ना लगे। ये तो हुई काम की बात। अब आते हैं सर्टिफिकेशन पर। आपने कहा कि रिगर सर्टिफाइड होने चाहिए, तो क्या सभी रिगर एक जैसे होते हैं या इसमें भी कोई लेवल होते हैं? नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते। अरामको और साबिक जैसी कंपनियों में एक साफ हायरार्की होती है। आमतौर पर 3 लेवल होते हैं। लेवल 3 जो एंट्री लेवल है, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 1 जो सबसे ऊंचा यानी मास्टर रिगर होता है। ये पूरा सिस्टम योग्यता आधारित है, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव और स्किल पर सबसे ज्यादा जोर होता है। हर अगले लेवल पर ज्यादा मुश्किल काम संभालने और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो लेवल 3 से शुरू करते हैं। इनका काम क्या होता है? हाँ, लेवल 3 एंट्री लेवल है। ये रिगर डायरेक्ट सुपरविजन में काम करते हैं और बेसिक रिगिंग ऑपरेशंस करते हैं। आमतौर पर ये 5 टन तक के लोड संभालते हैं और सिंपल सिंगल क्रेन लिफ्ट में मदद करते हैं। इन्हें बेसिक सेफ्टी रूल्स, उपकरणों की पहचान और सिंपल कैलकुलेशन जैसे स्लिंग का एंगल और टेंशन इनकी समझ होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम 40 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग और 80 घंटे की फील्ड में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी होती है। पास होने के लिए रिटन टेस्ट में कम से कम 70% मार्क्स और प्रैक्टिकल असेसमेंट पास करना होता है। अच्छा, और फिर लेवल 2, ये लेवल 3 से कैसे अलग है और क्या ज्यादा कर सकते हैं? लेवल 2 रिगर ज्यादा अनुभवी होते हैं। ये थोड़ी ज्यादा मुश्किल लिफ्ट कर सकते हैं, जिनकी लिमिट आमतौर पर 25 टन तक होती है। वे अकेले ही उपकरणों का डिटेल्ड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लोड का वजन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अनुमान लगा सकते हैं और सिंपल लिफ्ट प्लान बना सकते हैं। वे लेवल 3 रिगर्स को गाइड और सुपरवाइज भी कर सकते हैं। ओके। इन्हें ओशा और ASME के जो स्टैंडर्ड्स है जैसे B30.9, B30.20, B30.26, इनका गहरा ज्ञान होना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा होती है, करीब 60 घंटे क्लासरूम और 120 घंटे प्रैक्टिकल। इनका मूल्यांकन भी ज़्यादा सख्त होता है, जिसमें एडवांस रिटन टेस्ट, 80% पासिंग और प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है,
जिसमें उन्हें मुश्किल लिफ्ट करके दिखाने पड़ते हैं। तो फिर लेवल 1 यानी मास्टर रिगर, ये तो मतलब टॉप लेवल हो गया। इनकी क्या भूमिका होती है? बिल्कुल। लेवल 1 मास्टर रिगर होते हैं। ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये किसी भी तरह की मुश्किल लिफ्ट करने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं, चाहे वो कितने भी भारी हों। इसमें क्रिटिकल लिफ्ट की प्लानिंग और उन्हें एग्जीक्यूट करना और मल्टी क्रेन ऑपरेशन, जब एक ही लोड को एक से ज्यादा क्रेन मिलकर उठाती हैं, वो सब शामिल है। मल्टी क्रेन लिफ्ट्स भी? वाओ! हाँ, इन्हें न केवल सभी जरूरी स्टैंडर्ड्स की गहरी समझ होनी चाहिए, बल्कि एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की भी समझ होनी चाहिए, जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस और मटेरियल साइंस की बेसिक बातें। साथ ही उनमें लीडरशिप स्किल्स का होना भी जरूरी है, क्योंकि वे पूरी लिफ्टिंग टीम को लीड करते हैं। इनकी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा होती है, लगभग 80 घंटे क्लासरूम और 200 घंटे प्रैक्टिकल। मूल्यांकन में एक्सपर्ट लेवल रिटन टेस्ट 85% पासिंग और मास्टर लेवल प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है, जिसमें उन्हें क्रिटिकल लिफ्ट प्लान करके उसे सक्सेसफुली करना पड़ सकता है या कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेवल 3 से 2 और फिर 1 तक जाने का एक तय रास्ता है, जिसमें अनुभव और ट्रेनिंग और मुश्किल टेस्ट्स की जरूरत होती है। एकदम सही। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है। लेवल 3 से लेवल 2 तक जाने के लिए आमतौर पर कम से कम 2 साल का अनुभव और सैकड़ों सफल लिफ्ट्स, जैसे 500 लिफ्ट का रिकॉर्ड चाहिए। लेवल 2 से लेवल 1 तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 साल का कुल अनुभव और हजारों लिफ्ट्स, जैसे 1000 लिफ्ट का प्रमाण चाहिए, जिनमें मुश्किल मल्टी पॉइंट लिफ्ट भी शामिल हों। ये सिर्फ टाइम पास करने की बात नहीं है, हर लेवल पर अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। और जाहिर है इस सब के लिए अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया भी काफी पेचीदा होगी। हाँ बिल्कुल, हर लेवल के सर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग लेवल का अप्रूवल चाहिए होता है, शायद सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट मैनेजर या सीनियर मैनेजमेंट तक की मंजूरी। इसके साथ ही हर रिगर का एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस लॉग, जिसमें हर जरूरी लिफ्ट का ब्यौरा हो, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन और अगर कोई घटना हुई हो तो उसकी रिपोर्ट। इतना ही नहीं, स्किल्स को शार्प रखने के लिए सभी लेवल के रिगर्स को सालाना रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कम से कम 8 घंटे की, और हर 3 साल में दोबारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। तो सर्टिफिकेशन और अनुभव के अलावा एक प्रोफेशनल रिगर के पास कौन से बेसिक स्किल्स और नॉलेज होना सबसे जरूरी है? आप 2 चीजों पर जोर देंगे। हाँ, 2 चीजें सबसे अहम है। पहला, लिफ्टिंग प्लान और लोड चार्ट को समझना, और दूसरा, रिगिंग गियर का सही इंस्पेक्शन और वजन का अंदाजा लगाना। लिफ्टिंग प्लान और लोड चार्ट, ठीक है। लिफ्टिंग प्लान को समझने का मतलब है लोड की पूरी जानकारी होना, सही वजन, साइज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रिगिंग का डिजाइन समझना, कौन सी स्लिंग लगेगी, किस एंगल पर लगेगी, कौन सा हार्डवेयर यूज होगा। क्रेन का चुनाव और उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कैपेसिटी कितनी है, बूम की लंबाई कितनी रखनी है, लोड कितनी दूरी पर उठाना है। और लोड चार्ट पढ़ना एक कला है। हर क्रेन का अपना लोड चार्ट होता है, जो बताता है कि अलग अलग बूम लेंथ और रेडियस पर वो कितना वजन सुरक्षित उठा सकती है। इसमें यह भी देखना होता है कि क्रेन के हुक ब्लॉक वगैरह का वजन घटाने के बाद असल क्षमता कितनी बची। हवा की गति जैसे बाहरी फैक्टर भी क्षमता पर असर डालते हैं, और सेफ्टी मार्जिन का ध्यान रखना तो बहुत ही जरूरी है। और दूसरा पॉइंट था इंस्पेक्शन और वजन का अंदाजा। हाँ, उपकरणों का सही इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे वायर रोप स्लिंग का इंस्पेक्शन करते समय ASME 30.9 स्टैंडर्ड के हिसाब से टूटे हुए तारों की गिनती करनी होती है, रस्सी कितनी घिस गई है ये मापना होता है, कहीं जंग तो नहीं लगी ये देखना होता है। चेन स्लिंग में हर कड़ी का घिसाव, उसमें कोई क्रैक तो नहीं, वो खिंच तो नहीं गई है, ये सब मापा जाता है। सिंथेटिक स्लिंग में कट, रगड़, सिलाई का उधड़ना या किसी केमिकल से डैमेज हुआ है या नहीं, ये जांचना होता है। वजन का सही अंदाजा लगाना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार लोड पर वजन लिखा नहीं होता या गलत होता है। यहाँ अनुभव बहुत काम आता है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि रिगर सिर्फ भारी सामान उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। ये एक हाईली ट्रेन्ड, कैलकुलेट करने वाला, प्लान करने वाला और बहुत ही सावधान पेशेवर है, जिसके ज्ञान, कौशल और जरा सी सावधानी या चूक पर बहुत कुछ निर्भर करता है, करोड़ों के उपकरण से लेकर लोगों की जिंदगियों तक। बिल्कुल सही कहा आपने। सर्टिफिकेशन के ये जो लेवल हैं, सख्त ट्रेनिंग है और लगातार रीसर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, वो इसीलिए है ताकि ये पक्का किया जा सके कि केवल सबसे काबिल
और योग्य लोग ही इन महत्वपूर्ण और जोखिम भरे कामों को करें। इंस्पेक्शन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन, यही इस भूमिका की नींव है। ये एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसे कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे तेल और गैस प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बड़े और तकनीकी रूप से एडवांस्ड होते जा रहे हैं, खासकर गहरे समुद्र में या बहुत दूर दराज के इलाकों में, इन मास्टर रिगर्स यानी लेवल 1 वालों पर सटीक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में, खासकर जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं और शायद विंड टरबाइन या दूसरे नए तरह के भारी उपकरण लगाने होंगे, तब इस खास स्किल की मांग और इसका महत्व कैसा रहेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन इसकी जरूरत बढ़ेगी। आज इस अहम भूमिका पर इतनी गहराई से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई आंखें खोलने वाला विश्लेषण था।